नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हमारी जो क्लास है वो रामबाण सीरीज की दूसरी क्लास होगी और आपको यह पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने डॉक्टर बच्चन सिंह कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, वे जितनी भारतेंदु जी के बारे में दिया गया है उस बातों को समझेंगे और इसके लिए मैं 2 वीडियो लूँगा। कम से कम 2 वीडियो में इनकी सारी बातों को स्पष्ट करूँगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और हमारे लिए एक प्रश्न इनसे 1 से 2 प्रश्न एकदम फिक्स होते हैं कि मतलब होते हैं ना, पेपर आउट क्वेश्चन होते हैं। तो इस बात को समझते हुए देखिए, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले क्या ध्यान देना है हमें? उससे पहले ये ध्यान देना है कि इनकी एक समस्या पूर्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। ये किसकी समस्या पूर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर से सुनिए, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती। ठीक, अब या तो ऐसे पूछ ले कि ये समस्या पूर्ति किसकी है, या तो पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्या पूर्ति और 4 विकल्प बना दे, उसमें एक विकल्प दिया भी हो। तो अब देखिए, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ, उसका सन कितना दे रहे हैं? कह रहे हैं कि 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक, देखिए, खड़ी बोली कविता का प्रारंभ देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा तो ठीक है, काव्य की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ ऐसी भी कविताएं इनकी हैं जो खड़ी बोली में थी। अगर हम फूलों के गुच्छा की बात करें, फूलों का गुच्छा, हम्म, फूलों का गुच्छा, और कौन एक रचना और है? दशरथ विलाप। क्या? दशरथ विलाप। ये सब क्या था इनका? खड़ी बोली में था। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे अब शुरू करते हैं कि भारतेंदु और उनका मंडल। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप तन्मयता के साथ बस आधे घंटे अपना दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, कह क्या रहे हैं? तो कह यही रहे हैं कि भारतेंदु और उनका मंडल, उसके बारे में आगे क्या बता रहे हैं? देखिए, बड़े आसान शब्दों में कह रहे हैं कि जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था, उन्हीं में बंगला, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकसित और निर्मित गद्य भी विकसित और निर्मित हो रहा था। ठीक, देखिए कह क्या रहे हैं यहाँ पे? यही बता रहे हैं, जैसे देखिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था, ठीक, जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में, ठीक, उन्हीं में क्या हुआ? उन्हीं में बंगला भी, मराठी भी और गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी गद्य विकसित हो रहा था। ठीक, माने हिंदी गद्य और उसके पैरेलल में कौन कौन सी चीजें चल रही थी? बंगला, मराठी, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं का गद्य भी चल रहा था और विकसित हो रहा था। ठीक, देखिए, इसीलिए अपनी अलग अलग विशेषताओं के बावजूद उनके साहित्य में एक प्रकार का अद्भुत साम्य भी दिखाई देता है। ठीक है, अब इतना कथन पूछ ले कि अपनी अलग अलग विशेषताओं के बावजूद उनके साहित्य में एक प्रकार का अद्भुत साम्य भी दिखाई देता है। ठीक है, यह किसके संदर्भ में है? ठीक है, तो भारतेंदु जी के संदर्भ में है। ठीक है, या किस मंडल के संदर्भ में? तो भारतेंदु मंडल के संदर्भ में है। ठीक, अब देखिए, हालांकि ये कथन तो देखिए सीधे भारतेंदु जी के संदर्भ में है। ठीक, अब देखिए, देशभक्ति तथा अंग्रेजों के शोषण नीति के विरोध में सभी एक मत है। ठीक है, केवल भारतेंदु जी नहीं, उनके मंडल के भी लोग, ठीक है, वो चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हो, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो, काशीनाथ खत्री जी हो, राधा चरण गोस्वामी जी हो, राधा कृष्ण दास जी हो, सब लोग क्या है? देशभक्ति तो उनमें है, खुल के विरोध तो कर नहीं सकते क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन है। अब ध्यान दीजिए, 1857। ठीक, अब अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध तो कर सकते हैं रचनाओं के माध्यम से, तो वो उन्होंने किया। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस समय ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी? ऐसे व्यक्तियों की जो इतिहास की प्रगति का साथ देते हैं, देते और साहित्य के माध्यम से उसकी गतिशीलता की और भी शक्तिशाली ढंग से अग्रसारित करते। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका प्रश्न। देखिए, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मराठी में विष्णु शास्त्री, हाँ, चिपलुंकर, और गुजराती में नर्मदा शंकर ने यही कार्य किया और इसमें ही इनकी महत्ता भी है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें, देखिए हिंदी में भारतेंदु जी ने काम किया। ठीक, बंगला में, बंगला के लिए किसने काम किया? ठीक है,
बंगला के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने, मराठी के लिए अगर हम बात करें विष्णु शास्त्री चिपलंकर ने किया, ठीक। गुजराती में अगर हम देखें तो नर्मदा शंकर ने, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं इन सभी व्यक्तियों की रचनाओं को अपने आप में साहित्य की उच्चतर कोटि में नहीं रखा जा सकता, फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गिने जाते हैं। ऐसी इन्होंने ऐतिहासिक गतिविधि के अंतः संघर्षों को परखा और उसके गतिशील जीवन तत्वों को आगे बढ़ाने में भरपूर सहायता की। कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब इनको अब उच्चतर कोटि में नहीं रह सकते, लेकिन लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ऐतिहासिक गतिविधि के अंतः संघर्ष को परखा और उसकी गतिशील जीवन तत्वों को आगे बढ़ाने में भरपूर सहायता दी, इसीलिए इनको क्या किया जा सकता है, इनको अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में गिना जा सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आर्थिक व्यवस्था में जिस पूंजीवाद का उदय हो रहा था वह राष्ट्रीय चेतना का उन्नायक था। इसके कारण जिस व्यक्तिवाद का आविर्भाव हुआ वह पहले पहल निबंधों में प्रकट हुआ। देखिए आपको पता होगा कि उस समय क्या हुआ, जैसे 1857 जो भारतीय नियुग का समय डेडलाइन नगेंद्र जी, ठीक है, निर्धारित करते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे नहीं निर्धारित कर दिया कि उन्होंने 1857, उनका एक मत है स्पष्ट, उन्होंने अपने जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया, उसमें नगेंद्र जी का यही मानना था कि जो 1857 की क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ, सामंतवाद और पूंजीवाद में एक युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ, पूंजीवाद विजयी हुआ। इस घटना को ही एक विभाजक रेखा मानना उचित होगा, ऐसा किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहीं से एक नवीन सामाजिक व राजनीतिक चेतना का संवहन हुआ, ठीक है। मतलब जो 1857 से नगेंद्र जी मानते हैं भारतीय नियोग का समय, ठीक है, तो वो क्यों माने, उन्होंने कहा कि सामंतवाद पूंजीवाद में युद्ध हुआ, ठीक है, और उसमें पूंजीवाद विजयी हुआ। और इसी को विभाजक रेखा मान लिया कि यहीं से भारतीय युग है, ठीक। अच्छा विद्वान ये भी मत तो देते हैं कि भारतीय का जन्म 1850 हुआ। अब क्या भारतीय जी जन्म लेते ही काव्य रचना शुरू कर दिए? नहीं ना, तो ये भी एक आधार विद्वान देते हैं, तो इसमें भी मतभेद है, ठीक है। हम देखें कि भारतीय युग के समय में भी मतभेद है, ठीक। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय चेतना को पहले पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 से, सॉरी 1850 से 1885, ठीक, इनका जन्म काल और मृत्यु समय दिया है, भारतीय हरिश्चंद्र ने पहचाना और हिंदी गद्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति भी दी, ठीक। देखिए राष्ट्रीय चेतना को पहले पहल किसने पहचाना, भारतीय जी ने पहचाना, ठीक। और क्या किया, हिंदी गद्य के माध्यम से अभिव्यक्ति भी दी, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना के लिए उन्होंने काम किया कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत दुर्दशा जैसे क्या है नाटकों को लिखते हैं, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए उनका जन्म कब हुआ, 1850 में काशी में एक अतिशय समृद्ध कुल में हुआ, ठीक, ठीक है। क्या हुआ, समृद्ध कुल में हुआ, और किस परिवार में हुआ, वैश्य परिवार में हुआ, ठीक, वैश्य परिवार में हुआ। अब देखिए उनके पिता, ठीक है, बापू गोपाल चंद गिरधर दास स्वयं साहित्यकार और विद्यानुरागी थे। देखिए आपके पिता अगर साहित्य हैं, ठीक, साहित्यकार हैं, आपके पिता आईएएस हैं, तो क्या है, आप साहित्यकार बनने की और आईएएस बनने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक। तो इसी बात को ध्यान में रखते अब सोच लीजिए इनके पिता खुद साहित्यकार है, उनका नहुस नाटक इतना फेमस हो कि पीजीटी टीजीटी की परीक्षा में इतनी बार रिपीट हुआ हो, तो वैसे वैसे लेखक साहित्यकार के पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो क्यों ना इतने बड़े साहित्यकार हों, अपने पिता को ही पीछे छोड़ दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ इनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था, ठीक है। देखिए साहित्यकार हैं तो जमघट तो लगा ही रहेगा। पंडित ईश्वरी दत्त, सरदार कवि दीनदयाल गिरी, कन्हैया लाल, लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय नागर आदि उनके सभा सदस्य थे, ठीक है। अब देखिए कभी अगर प्रश्न पूछ ले, ठीक है, पेपर को कठिन कर दे, गाइडों में ये चीज मिलने वाली नहीं, कह दे कि पंडित ईश्वरी दत्त, सरदार कवि दीनदयाल गिरी, कन्हैया लाल, लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय नागर आदि उनके सभा सदस्य थे, ठीक है। पूछ ले कि ये जो लेखक थे किसके सभा सदस्य थे, ठीक है। या तो बाबू गोपाल चंद गिरधर दास देगा या तो भारती ने, एक विकल्प में देगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय जी के यहाँ लगता था तो अगर गोपाल गिरधर दास है तो गोपाल गिरधर दास सही हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए बालक हरिश्चंद्र पर इस साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक। अब देखिए वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि आईएएस का बेटा आईएएस बनने के लिए उसकी संभावना, ठीक है, अधिक हो जाती है, ठीक। अब
साहित्यिक वातावरण घर है, ईश्वरी दत्त आ रहे हैं, सरदार कवि आ रहे हैं, दीनदयाल गिरी आ रहे हैं, कन्हैया लाल आ रहे हैं, लक्ष्मी शंकर व्यास आ रहे हैं, गोपाल नागर आ रहे हैं, ऐसे सभा सदस्य आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि साहित्यिक वातावरण उत्पन्न होगा। देखिए, अब देखिए ये पंक्ति कितनी बार परीक्षा में पूछा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ठीक है, उनके जीवन का बीज मंत्र था। ठीक, मतलब समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने निज भाषा को, अपनी निजी भाषा को महत्व दिया। ठीक, इसके लिए इन्होंने कई पत्रिका निकाली। ठीक है, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता संवर्धनी सभा। देखिए दो सभा बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन होता है उसमें। पहले हम ये क्लियर करते हैं और बाद में उसको क्लियर करते हैं। देखिए 1870 में, सन ध्यान रखिएगा मित्रों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कविता संवर्धनी सभा, ठीक है, की स्थापना किसने किया? तो भारतेंदु जी ने किया। कब किया? 1870 में किया। समझ पा रहे होंगे। एक है भाषा संवर्धनी। इसके साथ हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण है जब आप परीक्षा देते हैं, ठीक है, और दबाव में है। ठीक है, आपके जीवन की परीक्षा है, 4 साल में एक बार परीक्षा हो रही है, आप दबाव में है और वहां पूछ लेता कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया। ठीक, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने किया? तो आप देखते हैं कि एक दबाव में प्रश्न क्या है, समझ नहीं आता कि भारतेंदु है कि तोताराम है। देखिए हमेशा देखिए जो तोता होता है वो भाषा का अनुकरण करता है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इस ट्रिक को आप ध्यान से 2 दिन बाद रिवीजन करते हैं तो चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक, अब देखिए क्या है, मैं यह कह रहा हूं कि भाषा है, भाषा का अनुकरण हमेशा तोता करता है। कौन करता है? तोता करता है। तो भाषा संवर्धनी सभा किसका हो गया? तोताराम का हो गया। कविता, आपको पता है कि भारतेंदु जी ने कितनी काव्य रचना की? कम से कम 70 काव्य रचना। ठीक है, और तो इसलिए कविता 70, इसलिए ये कविता समझनी किसका हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया। अब देखिए अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी ये सब नौकरी वाली परीक्षा के प्रश्न चल रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण देखिए, कह रहे हैं इसके माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहित करना उनका लक्ष्य था। ठीक, मतलब अब कभी पूछ ले, ये तो प्रश्न बन गया, लेकिन अभी कठिन करना तो उनको पूछ लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नए कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस सभा की स्थापना की या किस सभा की नींव डाली। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे। ठीक, तो आप साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आपका एक प्रश्न एकदम सही हो गया। आप, ठीक है, कंपटीशन से एक प्रश्न आगे हो गए। अब देखिए आगे क्या है, कह रहा है 1873 में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना हुई। इस क्लब में लेख पाठ होता था। अब पूछ ले किस क्लब में लेख पाठ होता था। ठीक है, एक भूमिका देगा कि भारतीय हरिश्चंद्र ने, ठीक है, माना 1873 में पेनिंग रेडी क्लब की स्थापना की, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था? इसमें होता क्या था? क्या होता था? क्या लोग शेरो शायरी करते थे? क्या नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था? नहीं, लेख पाठ होता था। देखिए इस क्लब में पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंदिका में छपते थे। अच्छा, जो पेनिंग रीडिंग क्लब है, पेनी रीडिंग क्लब है, इसमें जो लेख पढ़े गए, ठीक है, लेख पाठ होता है, जो लेख पाठ होता था वो छपते कहाँ थे? ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपता था। ठीक, धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 में तदीय समाज। अब देखिए तदीय समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में हुई। कब हुई? 1873 में हुई। क्यों हुआ? धर्म का, ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ, ठीक है, उन्होंने तभी समाज की स्थापना की। अब देखिए वे, अब ये प्रश्न आया हुआ है कि वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, ठीक है, वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित क्या थे? वैष्णव थे। ठीक है, किंतु बाह्य आडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। मित्रों यह पंक्ति नोट करिएगा कि भारतेंदु जी जो है, देखिए एक प्रश्न पूछता है कि किस संप्रदाय में, तो वल्लभ संप्रदाय में। ठीक, और वैष्णव थे, ठीक है, किंतु लेकिन आडंबर नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि एकदम आडंबर जो, ठीक है, कि आडंबर फैला दे और क्या नाम है, वो सारी चीजें जो है केवल दिखावे में रहे। ठीक, ऐसा नहीं था। वो क्या था, ठीक है, वे थे वल्लभ संप्रदाय से में दीक्षित वैष्णव, लेकिन बाहडंबर नहीं करते थे। ये सारी बात बच्चन सिंह लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चीज और स्पष्ट होती है, जैसे देखिए अब क्या भारतीय जी आपने देखा कि इस धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ क्या किया? तदी समाज की स्थापना की। मित्रों एक बार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, इन्हीं के संदर्भ में क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। ठीक है, जो भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य था क्या था?
जैसे देखिए आप रीति काल की बात करिए, भक्ति काल में तो साहित्य और भक्ति थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां से क्या हुआ, भक्ति काल जब रीति काल में आते हैं तो क्या हुआ, जो साहित्य और संत थे उनकी कुटिया से निकला, ठीक है, और राजाओं और रईसों के पास पहुंचा। सब लोग राजा के दरबारीपन ये वो फिर शुरू कर दिए। लेकिन क्या हुआ, जब भारतेंदु है तो उसमें क्या हुआ, हजारी प्रसाद लिखते हैं कि उन्होंने एक तरफ काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ दरबारीपन से निकलकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। मित्रों बहुत बड़ी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या कि देखिए भारतेंदु के पहले जो है, ठीक है, भारतेंदु के पूर्व में अगर हम देखें भक्ति काल में तो वहां साहित्य संत की बात होती थी। लेकिन उससे पूर्ववर्ती जब रीति काल की बात करें तो क्या हुआ, ये साहित्य और संतों की कुटिया से निकला और कहा दरबारीपन में चला गया। लेकिन भारतेंदु जी ने क्या कहा, इसे फिर लाया। देखिए अब देखिए धर्म ईश्वरी संबंधी विचारों, इसे क्या हुआ, फिर भक्ति को क्या लाया, पवित्र मंदाकिनी से स्नान करा दिया, ठीक है। और क्या हुआ, जो दरबारीपन था उससे निकले, ठीक है, किसी का ये नहीं कि अरे भैया आप ही नो, उन्होंने क्या किया, लोक जीवन को आमने सामने रखा। उन्होंने, ठीक है, समस्या क्या है, भारत की समस्या क्या है, भारत में उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे एक अंधेर नगरी में, ठीक है, कैसे एक भ्रष्ट शासन प्रशासन का वर्णन उन्होंने, ठीक है, अपने नाटकों के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो ये सारी बातें, अब देखिए ये बड़ा स्पष्ट कथन उन्होंने कहा कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला परीक्षा के लिए, वे जन्म से उच्च वर्ग के व्यक्ति थे किंतु कर्म से जन सामान्य के साथ थे, ठीक है। वो जन्म से तो उच्च वर्ग में पैदा हो रहे हैं, ठीक, लेकिन जो उनका कर्म है क्या है, जन सामान्य का है। ऐसा नहीं कि वो बड़े के दिखा, नहीं मैं बड़ा, वो जातिवादी के वेद को मिटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जन सामान्य के साथ काम कर रहे हैं। कह रहे हैं वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे, ठीक। हाँ, वो महारानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान करते थे, उनका श्रद्धा, उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी। जैसे प्रेमचंद का श्रद्धा गांधी जी के प्रति थी। और बच्चन सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि गांधी जी का, प्रेमचंद का जो है गांधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, ठीक है। और जो इनका प्रेमाश्रम है उन्हीं के श्रद्धा पर लिखा गया, ठीक है, जो बोल सेविक क्रांति से प्रभावित था, ठीक। अब यहाँ देखिए वही बात कह रहे हैं, फिर से श्रद्धावान की बात आ रही है। कह रहे हैं वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे, ठीक है। ठीक है, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ महारानी विक्टोरिया जी, लेकिन अंग्रेजों से के शोषण नीति का विरोध करता हूँ और स्पष्ट विरोध करता हूँ। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ठीक। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और आपके पास बुक है ये तो साथ में पढ़ते चलिए। कह रहे हैं वे एक और रीतिकालिक रसिक थे तो दूसरी ओर धनिक आधुनिक चेतना से संपन्न, ठीक है। वो एक ओर तो रीतिकालिक रसिक थे, लेकिन अगर हम देखा जाए तो दूसरी ओर क्या था, आधुनिक चेतना के संपन्न थे। क्यों इनको आधुनिक चेतना का संपन्न कहा गया, क्यों कहा गया, यह भी तो प्रश्न आता है कि क्यों इन्हें जो है आधुनिक चेतना का संपन्न कहा गया। तो मित्रों इस कारण कहा गया कि अगर आप भारतेंदु जी पे विचार करिए, ठीक है, तो एक चीजें स्पष्ट होती है ना कि भारतेंदु जी जो है, रामविलास शर्मा लिखते हैं ना कि भारतेंदु जो है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे, इसलिए क्या है आधुनिक जो है चेतना से संपन्न थे। अब देखिए आगे बड़ा महत्वपूर्ण, इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 ईस्वी में अलौकिक लीला समाप्त हो गई। मित्रों 1850 वर्ष में जन्मे भारतेंदु जी की जो है मृत्यु 1885, मात्र 35 साल में, ठीक है, इन्होंने ऐसा कर दिया कि आज प्रतियोगी परीक्षा में 2-3 प्रश्न, ठीक है, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर गंभीरता से नहीं पढ़ा प्रश्न गलत होने के भी चांस है, चाहे वो निबंध से पूछ ले, चाहे नाटक से पूछ ले, चाहे जो उनकी काव्य से पूछ ले। तो सोच लीजिए 35 साल में व्यक्ति जो है इतना लिख कर गए कि आज हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों को याद करना इनसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक। अब देखिए पर इतने थोड़े समय में ही इन्होंने जो कुछ किया वह सर्वदा अविस्मरणीय है। भाई सही बात है, अविस्मरणीय तो है, ये है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं बैठ के। अब देखिए सन 1857 में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनता एक प्रकार की क्रांति से गुजर चुकी थी। इसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला और कंपनी के राज्य की परिसमाप्ति हो गई। लेकिन इससे अंग्रेजों की नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। थोड़े ही दिनों में लोग इस कपटपूर्ण घोषणा पत्र की वास्तविकता को समझ गए और
राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में संलग्न हो गए। ठीक, अब देखिए मित्रों आगे क्या है। आगे कह रहे हैं, अब देखिए अभी नौकरी वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम लोग धैर्य बनाए। देखिए इससे भी बड़ा काम इन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग पर दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले गए। अब देखिए, अब पूछ ले कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले गए। ठीक है, अब कहते हैं कि बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, मैं मान लिया बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने किस साहित्यकार के ओर संकेत किया है? जैसा जी रामचंद्र शुक्ल से ऐसे प्रश्न आता है, ठीक है, कि वे कवि कवि और सूत्रकार थे। ठीक है, तो पूछ लिया कि रामचंद्र शुक्ल ने किसकी ओर संकेत किया, तो सारंगधर की ओर। तो वैसे ही यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विचारधारा बदल चली थी। ठीक है, उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। ठीक है मित्रों, इसके आगे की क्लास हम लोग आगे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय